नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। भारत में लोगों के जीवन में भूचाल सा आ गया। एक तरफ जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं अब कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हिंदुस्तान में फंगस नाम की बीमारी ने भी दस्तक दे दी है। ये बीमारी धीरे धीरे महामारी का रूप ले रही है। यूपी, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों की कोरोना के बीच ब्लैक फंगस की दस्तक से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कोरोना महामारी से कमजोर हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण प्रदेश में फंगल इन्फेक्शन का शिकंजा कसने लगा है। एक और अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 100 से अधिक लोग भर्ती हैं, तो वहीं दूसरी ओर सफेद और येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों में तो ब्लैक फंगस के मामले आ ही रहे थे। अब होम आइसोलेशन में रहे मरीजों और नॉन कोविड के मरीज भी इसके शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ तो मरीज बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इसकी दवा की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि निजी अस्पतालों में भर्ती कई मरीजों को तो एक डोज तक नहीं मिल पा रही है। रेड क्रॉस के ऑफिसर पर दिन भर तीमारदारों का जमावड़ा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 581 मामले सामने आ चुके हैं और 20 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 135 मामले तो सिर्फ लखनऊ के केजीएमयू में हैं। केजीएमयू में अब तक 7 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वही बात एसजीपीजीआई की करें तो यहाँ 22 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 2 मरीज ऐसे भी हैं जो नॉन कोविड हैं। नॉन कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामलों ने चिंता और बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की आपूर्ति केंद्र सरकार से हो रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों को चिकित्सा शिक्षा संस्थान से ये इंजेक्शन उपलब्ध करा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मंडलायुक्त कार्यालय की अनुमति के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी से इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की किल्लत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ लखनऊ के निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए मंडलायुक्त कार्यालय ने 22 मई तक 720 इंजेक्शन की अनुमति दे दी, लेकिन रेड क्रॉस को अब तक सिर्फ 90 इंजेक्शन मिल पाए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ के जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि एक मरीज के लिए एक साथ 3 दिन की डोज देने के लिए कहा गया था। एक दिन की डोज में 5 से 7 इंजेक्शन होते हैं। इस हिसाब से एक मरीज को 3 दिन के लिए 18 इंजेक्शन देने होते हैं, लेकिन इतने इंजेक्शन ना होने की वजह से फिलहाल 15-16 मरीजों को एक दिन की डोज दी गई है, जबकि 35 से अधिक ऐसे मरीज हैं जिन्हें एक भी डोज नहीं मिल पाई है। वहीं कोरोना की चुनौती का डटकर सामना कर रही प्रदेश सरकार इस नई चुनौती के लिए भी रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रदेश भर में इस बीमारी के इलाज की दवा की भारी किल्लत है। प्रदेश सरकार लगातार इसके लिए केंद्र से संपर्क में है, किसी भी तरह सभी मरीजों को दवा मिल सके। मेरठ में फंगस का एक अनोखा केस सामने आया। यहाँ निजी अस्पताल में आए एक मरीज में एक साथ ब्लैक और व्हाइट फंगस मिला है। इस मरीज का इलाज कर रहे निजी अस्पताल के डॉक्टर पुनीत भार्गव ने कहा कि अब तक उन्होंने ब्लैक फंगस के कई मरीजों का सफल ऑपरेशन किया है, लेकिन ऐसा पहला मामला सामने आया जब मरीज में एक साथ 2 फंगस मिले हैं। इस मरीज को राइट साइड की नाक में दोनों फंगस एक साथ थे। ब्लैक फंगस के साथ ही इस मरीज की नाक में व्हाइट फंगस की भी मौजूदगी थी। दूरबीन विधि से ब्लैक और व्हाइट फंगस हटा दिया है, जिससे मरीज की आंख की रोशनी बच गई है। और डेस्क प्राइम टीवी। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां अभी तक लोगों की नाक में दम कर रखा था, तो वहीं तीसरी लहर की दस्तक लोगों की चिंताओं को और बढ़ा रही है, क्योंकि इस लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। वहीं इन सब के बीच एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों में होने वाले संक्रमण के लिए एक नया दावा किया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तीसरी लहर आ चुकी है? क्योंकि राजस्थान में अप्रैल और मई में ही बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। राज्य के दूसरे जिलों की तरह राजधानी जयपुर में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल और मई के महीने में एक ओर जहां 10 तक साल के 3,500 से अधिक बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं, वहीं 11 से 20 साल के बच्चे 10,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर में इनकी संख्या कितनी होगी। जहां एक ओर ये आंकड़े डराने वाले हैं, वहीं इन सब के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान ने कई तरह के प्रश्नों को उजागर कर दिया है। बता दें, कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया है, इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता कि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने कहा कि यह फैक्ट पर आधारित नहीं है। इसका असर बच्चों पर ना पड़े, इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए। बेशक रणदीप गुलेरिया का यह बयान राहत देने वाला है, मगर इन सब के विपरीत अगर हम वर्तमान समय की परिस्थितियों पर नजर डालें तो आए दिन बच्चों के संक्रमित होने के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई तीसरी लहर में बच्चों को लेकर हम डॉक्टर गुलेरिया के बयान पर संतुष्ट हो सकते हैं, जब दूसरी कोरोना की लहर के जद में बच्चे आ रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले बुलंदशहर के बाल सुधार गृह में 22 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया। सुधार गृह के सुपरिटेंडेंट भी कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों में 240 बच्चे कोविड की जद में आ चुके हैं। अब क्या कोरोना के वार पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान कितना सही है, इस बात का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमें सतर्क और अपनों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर पर बोले एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया, कहा बच्चों के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका कम। तो जिस तरह से लगातार विशेषज्ञ ये अनुमान जता रहे थे कि तीसरी जो वेव आएगी कोरोना की वो बच्चों के लिए घातक होगी, लेकिन उस बीच डॉक्टर एम्स के निदेशक का ये बयान कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए, उन तमाम प्रश्नों को समझने के लिए और उस पर कहीं ना कहीं जवाब पाने के लिए आज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर डॉक्टर राजेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार कीर्ति जी, धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान सामने आया कि बच्चों के ऊपर संक्रमण का इतना खतरे कि अभी संकेत नहीं प्राप्त हुए हैं, वहीं विशेषज्ञ लगातार ये चेता रहे हैं कि बच्चों के लिए थर्ड वेव जो है कोरोना की वो घातक साबित होगी, बच्चों पर ज्यादा असर होगा। वहीं हम दूसरी लहर से भी लगातार देख रहे हैं कि बच्चों में संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में भी बच्चे कई ज्यादा आंकड़ों में संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या माना जाए कि क्या हम रणदीप गुलेरिया के बयान से संतुष्ट होकर बैठ जाएं या फिर उसके विपरीत जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं विचार करके हमें अपने आप को सतर्क करने की और बच्चों को, अपने भविष्य को बचाने के लिए सबसे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? कीर्ति जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कीर्ति जी, मैं आपकी बात का पूरा साइंटिफिक वे में जवाब दूंगा, लेकिन रणदीप गुलेरिया जी की जो मजबूरी है मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। कीर्ति जी देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर तुलसीदास रामचरितमानस में कह गए हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आ, राज धर्म तंतीर कहे होय देवी नाथ।
मतलब जो सचिव, गुरु और वैद्य, तो रणदीप गुलेरिया जी हमारे गुरु भी हैं और भारत सरकार के सचिव के रूप में भी जो हेल्थ पॉलिसी कहते हैं उसमें उनको सही सलाह दे रहे हैं। मुझे लगता है रणदीप गुलेरिया जी सर एक सिचुएशन को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, तीसरी लहर जरूर आएगी भारत में और 6 से 9 महीने के अंदर आएगी। इसके कुछ विशेष कारण है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ इसके साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ आपको। पहला कि हमारी जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हम एक सफिशिएंट लेवल पे वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, और अगर हम फुल स्पीड में, यानी जो स्पीड में अभी वैक्सीनेशन कर भी रहे थे, अगर ऐसे चलता भी रहा और सब कुछ सही चला तो उसके बाद भी हम आज से 2 या 3 साल बाद अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे। दूसरी बात, जो अभी सेकेंड वेव आई थी, इसमें ज्यादातर जो एडल्ट को और उनके जो ऊपर का ग्रुप था, मतलब अबव 18+ ग्रुप में रहा। अब लार्जली जो अनइम्यून पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें कोरोना नहीं हुआ है, अब लार्जली वो बच्चों की पॉपुलेशन है। तो तीसरी वेव आनी बिल्कुल तय है और मुख्य रूप से बच्चों को इफेक्ट करेगी। दूसरे, अब ये ऐसे लोगों को भी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है जिन लोगों में वैक्सीनेशन हो चुका है। इसका एक रीजन मैं बताऊं। एक्चुअली जब आप बहुत ज्यादा मास वैक्सीनेशन कर देते हो तो आप जो वायरस की नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल कोर्स है, उसमें एबरेशन कर रहे होते हैं। एबरेशन का मतलब उसको चेंज कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे समझिए, अगर 1000 डिब्बे की रेलगाड़ी है और आपको उसमें से सिर्फ 10 पंप हैं जिससे आप पानी भर सकते हो और हर डिब्बे में 100 आदमी बैठे हैं, तो जब तक आप शुरू के 100 डिब्बे भर पाओगे और उससे आगे के डिब्बों में पानी भरने की प्रक्रिया शुरू करोगे, तब तक जो पीछे के डिब्बे हैं उनके उसमें जो लोग हैं वो पानी को खर्च कर चुके होंगे। मतलब प्रैक्टिकली आपके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे पूरी की पूरी ट्रेन में पानी निर्बाध रूप से भरा रहे। वैक्सीनेशन के साथ भी यही है। तो हमारी जो वैक्सीनेशन वाली की सिर्फ वैक्सीनेशन के बेसिस पे हम कोरोना से लड़ेंगे, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही नहीं है। और अगर तीसरी वेव आई तो जिस प्रकार से लोग अभी मरे, हमें नदियों में लाशें बहती हुई दिखी हैं और हम ढंग से लोगों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए इतने बड़े पैमाने पे। सरकार कह रही है कि लगभग 3 लाख लोग मरे। मुझे लगता है कि संख्या इसका कई गुना, 10 से 15 गुना ज्यादा हो सकती है। वो एक ऑडिट का विषय है। लेकिन अगर हमने अभी फिर से ऑस्ट्रिच अप्रोच अपनाई, जो ऑस्ट्रिच अप्रोच डॉक्टर गुलेरिया सजेस्ट कर रहे हैं उसको मैं ऑस्ट्रिच अप्रोच बोलूंगा, ये सही नहीं है। हमें बहुत एग्रेसिव होकर इस डिजीज पे काम करना है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, लेकिन आपने कहा कि वैक्सीनेशन पर हम निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन बच्चों के लिए तो ना वैक्सीनेशन है ना सही तरीके से अगर आप कहें तो उनके लिए कोई मेडिसिन या मेडिकेयर भी नहीं है बच्चों के लिए। अभी तक ये भी नहीं पता कि बच्चों पर किस दवाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो संक्रमित होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीमारी सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में ही हो। मेरे कई साथ के दोस्त ऐसे पढ़े हैं, मैं BHU से पास आउट हूँ, KGMU से पास आउट हूँ, तो ये दोनों प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ के बच्चे विदेशों में भी काम कर रहे हैं। मेरे साथी कुछ दोस्त न्यूयॉर्क में काम करते हैं, कुछ वॉशिंगटन में, कुछ कनाडा में, कुछ UK में, कुछ इजराइल में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही बच्चों में इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी हो चुका है। वहाँ पे उन्होंने अपने देशों में बच्चों को उसी प्रकार से ट्रीट किया है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो वो सारी मेडिसिन हैं। समस्या क्या है कि जब आप बड़ों को सही से मेडिसिन नहीं दे पाए, जिसमें अगर मैं यूँ बोलूँ कि बड़ों के डॉक्टर तो वैसे भी ज्यादा हैं, लेकिन अगर बच्चों के डॉक्टर्स की बात करें तो उनकी संख्या तो वैसे ही बहुत कम है। तो जो एक बेसिक वर्किंग मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को डील करने में या बच्चों में डोज मॉडिफिकेशन की। देखिए, आपने देखा होगा ब्लैक फंगस का इशू आया, डायबिटीज का इशू आया। ये क्यों आया? क्योंकि लोगों को स्टेरॉइड की सही डोजिंग ही नहीं पता थी। तो अगर जो हमारा मेडिकल सिस्टम है जिसमें जो प्रैक्टिशनर्स है उनको बच्चों में किस डोज में नहीं पता है दवा देना, तो फिर समस्या फिर वही जस की तस रहेगी। अभी बड़े मरे थे, कल को अगर हम सही तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो बच्चे मरेंगे। लेकिन डॉक्टर राजेश, जिस तरह से आपने डॉक्टरों की बात करी, कमी है, 7.5 लाख बच्चों पर 10 पीडियाट्रिक डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं, तो कोरोना की तीसरी लहर को हम फिर हल्के में ना लें। और इस तरह के जो बयान सामने आते हैं एम्स के डॉक्टर के द्वारा, निदेशक के द्वारा जो बयान सामने आए कि बच्चों पर ज्यादा घातक नहीं, क्या इससे इतनी इजिली लेना? जी, एम्स के डॉक्टर साहब सरकारी मुलाजिम हैं, वो सरकार के प्रति उनकी निष्ठा है, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरी निष्ठा इस देश की जनता के प्रति है। मैं किसी का जिसे बोलते मैं सरकारी नौकर नहीं हूँ या सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, तो मैं खुल के अपनी बात कह सकता हूँ, ये मेरी लिबर्टी है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी ये जो गलती थी जो हमने दूसरी लहर में दोहराई है, इनसे बचना चाहिए और एक बड़े पैमाने पे रिवैम्प करना चाहिए हेल्थ सिस्टम को, क्योंकि अभी भी हमारे पास लगभग 3 से 6 महीने का वक्त है। जी, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर राजेश लगातार बच्चों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और लगातार जो काफी तादाद में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या मान ले कि कहीं ना कहीं एक ओर से दस्तक अभी से शुरू हो गई है? क्योंकि दूसरी लहर की भी बात की जा रही थी कि कुछ वक्त बाद आएगी, लेकिन पहले ही दूसरी लहर ने भी दस्तक दे दी और हम सतर्क नहीं थे। पीक आने के बाद हमें पता चला कि हाँ, ये मामले इस कदर बिगड़ गए हैं। देखिए कीर्ति जी, जो किसी भी बीमारी का जो पीक होता है, पीक एक स्टैटिस्टिकल डाटा होता है
पीक का मतलब ये नहीं कि एक नुकीला हिस्सा हो गया, जैसे भाले की नोक होती है, उसको पीक नहीं बोलते हैं। पीक का मतलब हो गया केसेस का नंबर एक लिमिट तक बढ़ा और उसके बाद उस पर रुक गया, और जो हमारी मॉर्टेलिटी और डेली नंबर ऑफ केसेस हैं उसी अनुपात में आते रहे। मुझे लगता है कि अभी भी हम सेकंड पीक में बने हुए हैं। हमारा जो मृत्यु का आंकड़ा है आज भी 4000 तो ऑफिशियल डाटा है, 4000 तो वो लोग हैं जो अस्पतालों में मर रहे हैं, और प्रूवन जो कोविड डेथ है वो जो घरों में मृत्यु हो रही है आज भी हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी हम पीक नहीं है, और ये पीक जब थोड़ा नीचे जाना शुरू होगा फिर ऐसे क्या होगा, कोई दूसरी वेव शुरू हो जाएगी, जैसे बच्चों में वेव शुरू होगी। तो ये जो बीमारी है, क्योंकि अब ये हमारे सिस्टम में, जिस प्रकार से मैं कह रहा था ना कि वायरस को हमने बायोलॉजिकल सिस्टम में डाल दिया है, नदियों में पानियों को दूषित कर दिया है, नदियों को दूषित कर दिया है। तो ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम में वायरस गया है, इसमें बायो मैग्निफिकेशन होगा, बायो प्रोसेसिंग होगी, और ये वायरस दोबारा आएगा। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, लगातार हम ये बात भी कर रहे हैं कि वायरस खत्म नहीं होता, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि किस तरह से जो इसके वेव लगातार सामने आ रहे हैं और देशों से सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस तरह से हमें सतर्क होकर उस पर पहले से ही संतुलन बनाने के लिए और उसकी तैयारियां पूरी करने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर राजेश, आपको क्या लगता है, इस वक्त सेकेंड वेव चल रहा है, लेकिन इस वक्त किस तरह की तमाम पहलुओं पर लोगों को ध्यान देना होगा ताकि वो भविष्य में आने वाली थर्ड वेव में अपने बच्चों को बचाने के लिए आज से ही सतर्क हो जाए? और आज की जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा किस ओर ध्यान दे लोग, क्या ऐसे महत्वपूर्ण कदम आज की तारीख में उठाए जा सकते हैं जो थर्ड वेव से लड़ने में हमें कहीं ना कहीं मददगार हो? कीर्ति जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कीर्ति जी देखिए, सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात होती है किसी भी, जब हम मास कैजुअलिटी को डील कर रहे हों या डिजास्टर को डील कर रहे हों, या जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहली बात होती है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मैं हेल्थ सेक्टर को रेलवे की तरह जोड़ दूं, जैसे रेल और हेल्थ, तो जो अंग्रेज दे गए थे सिस्टम रेल का, जो पटरियां थी, हमने भले ही वंदे भारत एक्सप्रेस चला दी, लेकिन चल उन्हीं पटरियों पर रही है। तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है मोर और लेस वही जो कॉलोनियल कांग्रेस एरा इनहेरिटेड जो चैनल था वही अभी भी है, और ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इतने भारी पैमाने पर होने वाली मौतें हैं, क्योंकि अगर ये सिस्टम अच्छा काम कर रहा होता तो 480 दिन मिले थे साहब आपको, उसके बाद भी आप अपने सिस्टम को इस तक नहीं कर पाए कि वो लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए। इसका मतलब ये सिस्टम फेल हो चुका है। तो सरकार को पहले डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, उनका ये सिस्टम फेल हो चुका है, और 480 दिन उन्होंने व्यर्थ किए। तो अब 480 दिन उन्होंने अपनी कर ली। अब जो बाकी के 3 से 6 महीने बचे हैं, इसमें सरकार को चाहिए कि मेरे जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनका एक पैनल बनाए, उनको सही तरीके से कुछ योजनाएं हमारे दिमाग में है उसको इम्प्लीमेंट करें, हम बच सकते हैं। बिल्कुल, वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, लेकिन किस तरह की हिदायत आप लोगों को देंगे ताकि वो अपने परिवार में, जिनके परिवार में छोटे बच्चे हैं और कम उम्र के बच्चे जिन्हों के लिए वो देखभाल अभी से करना चाहते हैं, तो किस तरह के कदम वो उठा सकते हैं कि ज्यादा घातक भी ना हो और किसी गलत तरीके से वो लोग उपचार ना करें, इसकी हिदायत किस तरह से आप बताना चाहते हैं? जी देखिए, मैं सबसे पहले लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने मन से डर को निकाल दें। मिसाल के तौर पे, अगर माँ बाप हैं, छोटे माँ बाप हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की अगर हाइट 2 फीट की है और माँ बाप की हाइट 5 फीट की है, और अगर पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, और माँ बाप सोचें कि 2 गज दूर खड़े होके बच्चों को बचा लेंगे, तो नहीं बचा सकते। उन्हें क्या करना होगा, उसी पानी के बीच में खड़े होके बच्चों को भी गोद में उठा लेना होगा, ताकि पानी अगर आए भी तो सबकी कमर तक रहे, कोई उससे डूबे ना। बिल्कुल वैसे ही आपको पहले बात तो अपने मन से डर को निकालना है कि हाय कोरोना हो गया तो मर ही जाएगा बच्चा। उसको अपने डर से, अपने मन से इस भय को निकालिए। पहले देखिए कि बच्चों में क्या ARDS के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। ARDS के सिम्टम्स का मतलब होता है बच्चे में कि क्या उसको कोरोना की वजह से बहुत तेज बुखार, या उसकी सांसों की गति बहुत तेज चल रही है, या उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, या उसकी सांसों से आवाज आ रही है, या फिर वो इतना ज्यादा परेशान है खांसते हुए कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है, भोजन भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे फीचर्स बच्चों में ARDS की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक अलग चीज है, और कोरोना वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS एक अलग चीज है। एडल्ट में भी यही ARDS ही होता है, जो सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से मरीज की ऑक्सीजन बहुत तेजी से कम करवाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं परिवार के, जो वयस्क हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि बच्चा अगर कंप्लेन कर रहा है, बुखार की साथ में कंप्लेन कर रहा है, उसको पानी नहीं अच्छा लग रहा है, या उसके स्वाद में परिवर्तन है, या उसकी सूंघने की शक्ति में परिवर्तन है, तो आपको समझना चाहिए कि बच्चे को कोरोना हो सकता है।
अब दूसरी बात, कोरोना हर बच्चे को जिसको कोरोना होता है, मेरी बेटी को भी कोरोना हुआ था, मुझे अक्टूबर में भी कोरोना हुआ था, पूरी फैमिली को, और अभी फिर अप्रैल में भी हुआ। हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चों को भी हुआ था। तो हमने खाली ऑब्जर्वेशन में रखा। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको देखना है कि बच्चे की सांस लेने की प्रक्रिया, नंबर ऑफ ब्रेथ, 1 मिनट में कितनी बार वो सांस ले रहा है, वो सांसों की मात्रा नियत होनी चाहिए, उसका हार्ट रेट कितना है, उसकी मतलब जो दिल की धड़कन है, पल्स कितनी तेज चल रही है। ऑक्सीमीटर का बच्चों में अनावश्यक रूप से प्रयोग ना करें। समस्या क्या होती है कि जो बड़ों वाला जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जो हम उंगली लगा के चेक करते हैं, उसका जो इंफ्रारेड सेंसर है वो बड़ों के लिए हिसाब से डिजाइन होता है। अगर बच्चों को उसमें इस्तेमाल करेंगे, बच्चों की उंगलियों में लगा के आप चेक करेंगे, तो पहली बात तो रीडिंग सही नहीं देगा, दूसरी उसकी वजह से आप पैनिक होंगे। तो बच्चों में ARDS जानने के लिए जो लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ घर में बच्चे भी हैं, अब यही पल्स ऑक्सीमीटर में बच्चों की उंगली में भी लगा के चेक कर दूं, तो उसमें दिक्कत यही होती है कि आप अगर गलत रीडिंग देखेंगे, उस गलत रीडिंग के बेसिस पे पैनिक करेंगे, तो आप गलत फैसले लेंगे, और जो बच्चा ठीक है उसको भी आप अस्पताल लेके दौड़ते हुए पहुंचेंगे बदहवासी की हालत में। तो धैर्य रखें। बच्चों में अभी भी जो सीवियर कोरोना कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं वो लेस देन 1% है या 0.1% के आसपास है। दूसरी जो खास बात है जो विदेशों में बच्चों में देखने में आई है कि बच्चों में कुछ बच्चों में वैस्कुलाइटिस, सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस या सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जैसे कावासाकी डिजीज होता है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, CTP या ITP जो बच्चों में मिलता है। तो इस प्रकार से वैस्कुलाइटिस फिनोमेना भी बच्चों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो क्लिनिशियन है उनको इस बात के लिए मतलब दे शुड हैव ओपन माइंड कि अगर बच्चा कोई कंप्लेन कर रहा है पेट में दर्द की, जो वैस्कुलाइटिस अगर होगी आपके जो ब्लड वेसल्स हैं इंटेस्टाइन की उनमें, तो पेट दर्द कितना प्रेजेंट कर सकता है, या बच्चा बहुत ज्यादा सर दर्द की कंप्लेन कर रहा है, या बच्चा चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है। बच्चों में भी चेस्ट पेन होता है। मेरे घर में मेरे 15 साल का भांजा था, उसमें सीवियर चेस्ट पेन हुआ था कोरोना के केस। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन एनीथिंग अदर देन वैस्कुलाइटिस। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। साथ में अगर बच्चे अपने जोड़ों में तकलीफ बता रहे हैं, जैसे स्पेशली अगर बताते हैं कि मेरे पैर की उंगलियां, इनको हम लोग कोरोना टोज बोलते हैं। कोरोना टोज मतलब पैर की उंगलियों में लालीपन या लाल चकत्ते या जिसे बोलते हैं हम लोग वैस्कुलाइटिस टाइप के फीचर्स मिलते हैं, रैशेस। यही रैशेस हमें आईज में भी मिल सकते हैं बच्चों की। तो इस प्रकार से अगर बच्चों में लाल चकत्ते पैर की या हाथ की उंगलियों में पड़ रहे हैं, आंखों में रेडनेस या रैशेस आ रही है, हाई ग्रेड फीवर है, साथ में उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ, मतलब सांस लेने की गति बढ़ी हुई है, और उसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जो फीचर है वो आपको मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत सजग हो जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो पीडियाट्रिक कोविड हेल्थ सेंटर है उसमें जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की मैं इस बारे में सराहना करना चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ज्यादातर जो जिला अस्पताल हैं उनमें एक PIC यूनिट, वर्किंग PIC यूनिट तैयार करने का आदेश दिया है। लेकिन समस्या क्या होती है कीर्ति जी कि हमारे यहाँ आदेश बड़ी आसानी से दिया जाता है, लेकिन उसका पालन बहुत मुश्किल से किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमारे पास टाइम है, हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को बचा सकते हैं। जिस तरह से आपने जानकारी दी, हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस जानकारियों को समझे, कहीं ना कहीं इनके लिए मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर राजेश ने जिस तरह से बताया कि कहीं पे भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों में किसी तरह से रैशेज या फिर सर दर्द, पेट दर्द की ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो आप उनका कोविड टेस्ट कराएं और साथ ही साथ मेंटल प्रेशर ना लेते हुए उन्हें पूरा सहयोग दें, उनकी केयर करें। हालांकि अभी जो बच्चों में क्रिटिकल कंडीशन की दर है वो बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो घातक असर है बच्चों में वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं हो सकते, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है। तो तमाम जानकारी हमने आपको दी और हम आशा करते हैं कि इसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव है उसको आने से पहले ही आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।